नमस्कार दोस्तों, प्लांटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं फादर ऑफ मल्टी लेयर से मिलने। बहुत ही प्रसिद्ध किसान हैं, फेमस फार्मर्स। अगर आप सर्च करेंगे कभी भी इंटरनेट पे तो आपको शायद यही मिलेंगे। और ऐसा शायद कोई भी फार्मर अवार्ड्स नहीं है जो इनको नहीं मिला हो। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे इनके सारे अवार्ड्स की आपको ये छवि दिख रही होगी। जितने भी अच्छे अच्छे अवार्ड्स हैं जो भी किसानी में मिलते हैं फार्मर्स को, सभी इनको मिले हुए हैं। आइए बिना समय बर्बाद करे सीधे फार्मर के इंटरव्यू पे चलते हैं। इनकी सक्सेस स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, ताकि आप तक सीधे अनफिल्टर्ड जानकारी हम आपके लिए ला पाएं कि कैसे इन किसान ने अपनी स्टोरी स्टार्ट करी थी, कैसे आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। प्रेरणा स्टोरी रहेगी, बहुत अच्छी स्टोरी होने वाली है। अगर आप इनको जानते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं जानते तो इस वीडियो के माध्यम से आप इनको जान पाएंगे। समय बर्बाद करे बिना सीधे चलते वीडियो पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार आकाश जी। नमस्ते। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे किसान साथियों को दे दीजिए। मेरा नाम आकाश चौरसिया है, मध्य प्रदेश के सागर जिले से हूँ और पिछले 17 वर्षों से मैं प्राकृतिक जैविक खेती कर रहा हूँ। और हमारी जो शुरुआत है वो 2007 में हमने पीएमटी क्वालिफाई किया और अस्पतालों से जुड़ने का जब हमें मौका मिला तो वहाँ पर हमारी जो सोच है उसमें परिवर्तन हुआ। ईश्वरीय प्रेरणा से विचार आया कि हम अगर डॉक्टर बने तो लोगों की बीमारी पर काम करेंगे, यानी कि बीमार लोगों का इलाज करेंगे, लेकिन अगर हम लोगों को अच्छा अन्न खिलाएं तो शायद लोगों को बीमार होने से रोक सकते हैं। इस विचार ने हमारे जीवन में परिवर्तन लाया और मैंने मेडिकल लाइन में जाने का सपना छोड़कर किसान बनना स्वीकार किया। ज़मीन नहीं थी तो किराए की ज़मीन से काम शुरू किया और आज अभी वर्तमान में 28 एकड़ में हम खेती करते हैं। और जब हमने खेती की तो खेती करने के पीछे हमारा उद्देश्य पैसे बनाने का नहीं था, हमें था कि लोग अच्छा हेल्दी फूड खाएं और कैसे उनकी हेल्थ पर उसका इम्पैक्ट पड़े और लोग बीमार ना हों। और उसके लिए हमने बहुत डीपली इसके अंदर जाके काम किया कि पौधे कैसे उगते हैं, उनका पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है और उनकी हेल्थ का हमारी हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है और वो कैसे हेल्दी रह सकते हैं ताकि हम भी हेल्दी रहें। तो इन सब बातों पर बहुत गहराई से जब हमने काम करना चालू किया तो खेती के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन सामने आए और उन कॉम्प्लिकेशंस को बिना सॉल्यूशन किए हम ये सब नहीं कर पाते। तो कहीं पानी की दिक्कत हो रही, कहीं बीज की दिक्कत हो रही, कहीं खाद की दिक्कत हो रही, तो कहीं मौसम का बुरा असर खेती में हो रहा है, तो कहीं जानवर खेती को परेशान कर रहे हैं, तो कहीं अच्छी चीज़ें बाज़ार में बिक नहीं पा रही हैं, दाम नहीं मिल रहे हैं, या क्वालिटी नहीं आ रही है, या हमारी सॉइल की हेल्थ ख़राब हो गई, या बहुत सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों के सस्टेनेबल क्या समाधान हो सकें उस पर हमारा काम गया और 3 साल के बाद हमने एज ए रिसर्च जो है ना इस फील्ड में काम करना चालू किया और बहुत सारे इन्वेंशन खेती के अंदर हमने निकाले। और मल्टी लेयर एग्रीकल्चर एक ऐसा इन्वेंशन है जिसके अंदर किसान बहुत कम ज़मीन में ज़्यादा फसल उगा सकते हैं, यानी कम ज़मीन का घटते उत्पादन का, बढ़ती आबादी का ये एक समाधान है, वो भी सस्टेनेबल तरीके से। और इसमें हम एक ही स्पेस में 4 से 5 फसलों को एक साथ में उगाते हैं, तो इससे खेती की लागत 4 से 5 गुना कम होती है और उत्पादकता 4 से 5 गुना बढ़ती है। कुल फायदा 8 से 10 गुना तक पहुंचता है। आकाश जी, एक बात आपसे जानना चाहूंगा। जैसे कई किसानों का एक मॉडल होता है, साल भर वो कौन सी फसल उगा रहे हैं, उनका फसल चक्र होता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक का। थोड़ा सा अपना एक फसल चक्र बता दीजिए हमारे किसान साथियों को। देखिए, फसल चक्र जो है ना, इस मॉडल को हम फरवरी से शुरू करते हैं और जब हम फरवरी से इस मॉडल को शुरू करते हैं तो पूरे साल अराउंड द ईयर जो है ना हमारा सीजन चलता है। तो इसमें हम अलग अलग 4 कैटेगरी की फसलों को लगाते हैं। एक शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप होती है जो 20 से 25 दिन में चालू होती है और 3 महीने में एंड होती है। फिर एक मिड ड्यूरेशन की क्रॉप लगाते हैं जो लगभग 45 दिन में चालू होती है और 6 महीने तक चलती है। फिर एक थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप लगाते हैं जो लगभग 7 से 8 महीने में मैच्योरिटी पे आती है। और एक सबसे ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप होती है जो 6 महीने के बाद चालू होती है और 2 साल तक चलती है। तो इस तरीके से जो है ना अलग अलग फसलों के स्तर को हम लगाते हैं और अलग अलग टाइम की फसलों को लगाते हैं ताकि साल भर इनकम का बैकअप बना रहे। और क्रॉप रोटेशन की जहाँ तक बात है तो ये मॉडल के अंदर आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें हम वो सारी फसलों को एक साथ में लगाते हैं जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहती हैं। अगर हम सिंगल क्रॉपिंग यानी कि मोनोकल्चर पे अगर काम करते हैं तो निश्चित तौर पे जो फसल हमने लगाई है उस फसल के वेस्ट मटेरियल वहाँ पर पड़े होते हैं और अगर वापस उसी फसल को उस पर लगाएंगे तो वो फसल कमज़ोर होती है। इसलिए हम विपरीत जो है ना फसल को उस पर दोबारा लगाते हैं ताकि क्रॉप रोटेट हो सके और दोबारा मिट्टी को वो फसल ना मिले जिस पे वो पहले वो फसल उगा चुकी है। लेकिन जब हम इसमें 4 फसलें एक साथ में लगाते हैं तो उसमें आपको रोटेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो साथ साथ में होता है।
तो इसलिए आप 1 फरवरी में शुरू करते हैं और अराउंड द ईयर जो है ना इस मॉडल को चलाते हैं और साल भर इससे आपको इनकम भी जनरेट होती है। आकाश जी, एक बात बताइए हमारे किसान साथियों को कि जी। जैसे आइए थोड़ा सा यहाँ फार्म पे आते हैं, जी। एक चीज जानकारी लेते हैं। जैसे ये आपका बेड हो गया, जी, है ना? इस बेड पे एक चीज ये जानना चाहूंगा मैं कि कितनी दूरी पे कौन सा पौधा लगाया है, करेक्ट कौन कौन से पौधे लगे हैं और इनका जी। जो रूट सिस्टम है जी, ये कैसे डिफरेंशिएट कर रहा है, क्योंकि मिट्टी तो सेम ही हो गई, बेड तो यही है, तो करेक्ट कैसे ये न्यूट्रिशन मैनेजमेंट ये चीज कैसे हो रही है? ये 4 भागों में इसको हमने बांटा है। एक तो हो गई ग्राउंड क्रॉप जो जमीन के अंदर लगेगी, एक हो गई सरफेस क्रॉप यानी कि फर्स्ट फ्लोर की क्रॉप जो जमीन के सरफेस पे लगेगी, एक होगी हमारी ये टेरेस पर जो कि हमारी सेकंड फ्लोर हो गया जिस पे क्रीपर्स लगेंगे, और एक हमारा हो गया फ्रूट्स जो कि स्ट्रक्चर के ऊपर जाएंगे। तो जमीन के अंदर जो कंद वाली क्रॉप होती है उसका रूट जोन 2 इंच से लेके 9 इंच तक होता है। और कौन कौन से उसमें फसलें एक बार बता दें? उसमें जो है ना अरबी हो गया, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, कचूर हो गया, इस तरह की फसलें ठीक होती हैं। और जो हमारी पत्ती वाली सब्जी है जो जमीन के एकदम सरफेस पे हैं, इनकी जड़ें जो है ना जमीन के सरफेस लेवल से 2 इंच तक होती हैं। तो 2 इंच तक हो गई पत्ती वाली सब्जी की जड़, फिर 2 इंच से चालू होती है आपकी कंद वाली की, तो उसकी जाती 9 इंच तक जड़। फिर जो हमने क्रीपर्स लगा रखे हैं जो ये कुंदरू के रूप में, पड़ोरा परवल के रूप में या करेले के रूप में, इनकी जड़ें जो है ना 9 इंच से लेके 2 फीट डेप्थ और 2 फीट पैरेलली फैलती हैं। तो उससे नीचे रूट जोन इसका हो गया। फिर हमने लगाया है यहाँ पर पपीता या जो भी सहजन, ड्रमस्टिक या जो भी फ्रूट क्रॉप लगाते हैं, तो इसका जो रूट जोन होता है वो टेप रूट जोन होता है। तो 2.5 से 3 फीट गहरे तक इसका रूट जोन होता है। तो अलग अलग स्तर पर रूट जोन है और अलग अलग स्तर पर इनका फ्रूटिंग जोन है। जमीन के सरफेस पर पत्ती वाली सब्जियां होंगी, उससे थोड़े ऊपर जो है ना ये लता वाली होंगी और उससे ऊपर फल वाली होंगी। तो अलग अलग स्ट्रक्चर पर ये फलती हैं और अलग अलग स्तर पर इनकी जड़ें होती हैं। मतलब सब अलग जगह से भोजन उठा रहे हैं, सबका अलग जगह से न्यूट्रिशन लेने का तरीका है। बिल्कुल। किसी और एक और बात है जो आपकी कई वीडियोस हमने देखी है, उसमें आपने ये कहा था कि रूट्स भी कुछ रेसिड्यू छोड़ रही होती हैं जो दूसरे प्लांट के लिए न्यूट्रिशन हो जाता है। इसको थोड़ा वर्णन करिए। देखिए, प्रकृति का मूल सिद्धांत है और ये वो प्रिंसिपल है जो यूनिवर्सल है ना, जिसे बदला नहीं जा सकता। और कुदरत ने जब ये संसार को बनाया तभी ये यूनिवर्सल विज्ञान और ये लॉ भी बनाया। और लॉ ये कहता है कि जब कोई एक प्राणी अपना जीवन जीता है और फिर वो वेस्ट करता है, तो कुदरत ने सेटअप क्या किया है कि उस वेस्ट को दूसरे प्राणी का फूड बना दिया। तो आप अगर देखेंगे हमारा जो ह्यूमन वेस्ट होता है, वो ह्यूमन वेस्ट जो है ना किसी जीव का फूड होता है। फिर वो जो वेस्ट करता है वो किसी और बैक्टीरिया का फूड होता है। तो एक दूसरे के वेस्ट से अन्य जीवों का जीवन चलता है। ठीक उसी तरीके से अगर वो प्रिंसिपल हमें समझ में आए तो हम ये जंगलों पर ये प्रिंसिपल को लागू करके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में देख सकते हैं। वहाँ पर कोई खाद नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई बीज नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई किसी तरीके का वो नहीं। वहाँ पर वो 4-5 वनस्पतियाँ एक साथ में कैसे उग जाती हैं। तो उसका प्रिंसिपल यही है कि एक जो वनस्पति है उसने जो वेस्ट किया वो दूसरी वनस्पति को जो बाजू में है उसको फूड के रूप में मिल गया, और जो दूसरी वनस्पति है उसने जो वेस्ट किया वो पहली वाली को फूड के रूप में मिल गया। अब ये आपस में न्यूट्रिशनल एक्सचेंज हो गया। अब इसकी वजह से हमें एक्सेस फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है, इवन फर्टिलाइजर की ही जरूरत नहीं है। अगर ये जरूरत होती तो जंगलों में सबसे ज्यादा डीएपी और यूरिया की जरूरत होती, तभी वो हरे भरे रह पाते। मैं प्रैक्टिकल बात है। जबकि जंगलों में हम एक दाना यूरिया नहीं डालने चाहते, जबकि वो इतने हरे भरे रहते हैं कि हमारी फसलें उनके आगे कई माने वो हो जाती हैं, छोटी पड़ जाती हैं। तो ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल पर हमने काम किया और ये प्रिंसिपल पे हमने लगभग 4700 अलग अलग फसलों को एक साथ लगा के एक्सपेरिमेंट किए, और इन 17 वर्षों में 370 ही एक्सपेरिमेंट हमारे सक्सेसफुल हुए। जैसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सक्सेसफुल हैं। यहाँ पर कस्तूरी मेथी है, कस्तूरी मेथी के साथ में अरबी का कॉम्बिनेशन है। अब कस्तूरी मेथी जो वेस्टेज करती है बेसिकली वो हमारी अरबी को मिलता है, अरबी जो वेस्टेज करती है वो कुंदरू को मिलता है, कुंदरू जो वेस्टेज करती है वो पपाया को मिलता है। तो जब ये कॉम्बिनेशन एक साथ में होते हैं तो सबको खाद की जरूरत नहीं है, बिना खाद के ये एक दूसरे की मदद करते हुए पौधे आगे बढ़ते हैं। कोरिलेशंस हैं सब में, सबको एक दूसरे से कनेक्टेड है, नेचर में सब कुछ कनेक्टेड है। कनेक्टेड सर एक बात बताइए, जैसे किसान साथियों को आप थोड़ा सा समावेश करते हैं एक चीज पे कि मॉडल कितने एकड़ का है जी, क्या क्या चीजें हमने, जैसे किसी के पास खाली खेत है, आज ये वीडियो देखने के बाद सोचेगा कि मैं आकाश चौरसिया जी का मल्टी लेयर फार्मिंग, जो कि आप उसके जनक ही हैं, मतलब अब हम फादर ऑफ
मल्टी लेयर से बात कर रहे हैं, जी तो फादर अपने बच्चों को क्या बताना चाहेंगे कि भाई अगर खाली खेत है, अगर मैंने सुना शायद 1 एकड़ का मॉडल है, जी। कैसे इसको लेके चलना है, क्या क्या चीजें करनी है, इसके बारे में एक लोगों को बता दीजिए। किसान भाई अगर बहुत थोड़ी ज़मीन भी रखते हैं, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो भी इसको देख रहे हैं, कि ये मल्टी लेयर फार्मिंग के मॉडल को पहले बहुत थोड़ी जगह में एक्सपेरिमेंटल बेस्ड करें। वो 2000, 3000 या मैक्सिमम 5000 स्क्वायर फीट से इसको चालू करें। इसमें आपकी बजट भी कम आएगी और आपको एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल काम है। इसमें हम स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, स्ट्रक्चर का अपना डिज़ाइन होता है, इसको अलग साधना होता है, इसके अपने टेक्निकल पॉइंट होते हैं, फिर फसलों के कॉम्बिनेशन और रोटेशंस होते हैं, फिर पानी देने का तरीका, टाइमिंग, ये सब रोल प्ले करता है इसके अंदर। तो अगर ये बारीकी से आपको स्टडी है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं है तो आप 5000 स्क्वायर फीट से शुरू करें। इससे आपको 10,000 रुपये पॉकेट मनी के रूप में मंथली आपको ये रेवेन्यू भी जनरेट करेगा, और आपको 2 से 4 महीने के बाद में आपको अच्छा एक हेल्दी एक्सपेरिमेंट हासिल होगा, जिसकी वजह से आप इसे काम एकड़ों में ले जा सकते हैं। तो अगर आप मोटा मोटा 1 एकड़ में ये मॉडल को बनाते हैं और सब कुछ आपको बाहर से ही कैरी करना पड़े, तो लगभग 2 लाख रुपए के बजट के आसपास आपको इसकी लागत लगेगी, और ये 5 साल तक आपका ये मॉडल चलेगा। तो मोटा मोटी आप देखें तो 30 से 40 हज़ार रुपये की लागत 1 साल आपको बैठती है। और रेवेन्यू की अगर हम बात करें, सारी फसलों के कैलकुलेशंस की बात करें, तो आप 8 से 10 लाख रुपए तक का टर्नओवर 1 साल से ये मॉडल से निकाल सकते हैं, और शुद्ध मुनाफा 6 से 7 लाख रुपए तक आराम से बना सकते हैं। पर इसमें आपको डेडिकेटली 8 घंटे का जॉब करना पड़ेगा, 2 लोगों को इसमें लगना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं, जॉब वर्क है ये, पूरा मिलिट्री वर्क है, आपको सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे की आपको ड्यूटी देनी है, 2 लोगों को इसमें एंगेज करके रखना, और 2 लोगों का 2.5 लाख रुपये बजट आप ऑलरेडी लागत में से निकालिए, तो आपको 5 से 6 लाख 7 लाख की शुद्ध आय ये मॉडल आपको देता है। वेरी नाइस जी सर। लास्ट में चलते चलते किसान साथियों को थोड़ा सा मैं इस बात पे एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे जी। बहुत सारे लोग आज ऑर्गेनिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, इसमें कंफ्यूज हैं और शायद ये सोचते हैं कि अगर वो करेंगे तो शायद समय बर्बाद हो जाए, क्या पता कि उससे रिजल्ट आए ना आए, क्योंकि मार्केट में आज इतने प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें किसान उनमें भी डिफ्रेंशिएट कर रहा है। तो एग्रीकल्चर के इस नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल में आप किसानों तक क्या अपनी बात पहुंचाना चाहेंगे कि कैसे उतरे और कहाँ से शुरुआत करें उस चीज़ की? फर्टिलाइजर भी बताइए थोड़ा सा कि क्या फर्टिलाइजर डालेंगे, अगर यूरिया डीएपी हमारा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है तो उसकी जगह क्या होगा उसकी जगह? देखिए किसान भाई, इन विधाओं को लेकर कंफ्यूज ना हो। ये परंपरागत कृषि की एक बहुत ही पुरातन व्यवस्था है, और ये लंबे अरसे से भारत में चली आ रही है। लेकिन कुछ समय में ये जो अंतराल हमने हरित क्रांति का देखा है, इसमें थोड़ी सी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं। बाकी अगर हम अपनी परंपरागत विधाओं पर बात करें, तो खेती को किसी भी प्रोडक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जंगल आपको बताते हैं कि हम सेल्फ सस्टेनेबल हैं, हमको ना बीज चाहिए, ना खाद चाहिए, ना पानी चाहिए, ना दवाई चाहिए, ना मेंटेनेंस चाहिए, तो उनसे हमें सीखना चाहिए। यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी जो विद्यालय है सीखने के लिए, वो हमारे फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं। आप जंगल में जाइए, आपको सब कुछ वो सिखा देते हैं। तो सेम चीज़ जब हम खेती में अप्लाई करते हैं, तो हम यहाँ पर भी देखते हैं कि आपको कोई खाद की ज़रूरत नहीं है, और बाहर से तो कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब मिट्टी को जो आपने एक आदत लगा रखी है, जैसे एक इंसान को एक आदत हो जाती है चाय पीने की लगातार, अब आप उससे कहिए कि चाय खराब है, आपको नहीं पीना चाहिए, तो शायद उसको मुश्किल होगा छोड़ने के लिए। तो हम क्या करते हैं, अल्टरनेट डाइट बनाते हैं, अल्टरनेट चाय बनाइए, चाय का विकल्प बनाइए, चाय जैसा हो पर चाय ना हो। तो वैसे ही हमने जो है ना अल्टरनेट डाइट सॉइल के लिए तैयार की है, उन किसानों के लिए जो प्राकृतिक खेती में शिफ्ट होना चाहते हैं, और जो भारी रसायनों का इस्तेमाल करते थे और मिट्टी को एक आदत लगी हुई है, उस आदत से आप शिफ्ट हो रहे हैं जैविक की तरफ। तो आप क्या करिए, डीएपी का विकल्प इस्तेमाल करिए। उसके लिए हम लकड़ी का बुरादा और गोबर, गाय का गोबर और लकड़ी का बुरादा जो वेस्ट होता है, उसको आपस में मिक्स करके 75-25 के रेशो से डीएपी का सब्स्टिट्यूट तैयार करते हैं। वो 2 टन प्रति एकड़ आप इस्तेमाल करें। फिर हम यूरिया का विकल्प, जो हमारा ग्रीन वेस्ट है, उसको पानी में गलाइए और उस पानी को खेती में इस्तेमाल करिए। फिर पोटास का विकल्प, तो हमारा जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता, पत्तियाँ, घास, कचरा, खरपतवार, वो सबको खड़े नमक के साथ में डिस्पोज करिए, तो वो पोटास का एक सब्स्टिट्यूट होता है। तो अगर आप ये रेमेडी अगर इस्तेमाल करेंगे, तो आप केमिकल के विकल्प में मिट्टी को एक आदर्श डाइट दे पाएंगे, और प्राकृतिक तरीके से आप जो है ना इस खेती में अच्छा परिणाम ला पाएंगे, और मिट्टी भी आपकी हेल्दी रहेगी, और क्रॉप भी आपकी हेल्दी, और प्रोडक्टिविटी भी आपकी बढ़िया होगी। बहुत शानदार दोस्तों, इस तरीके की जानकारियाँ जो कि बहुत ही कम लोगों के पास होती हैं, और कुछ लोग हैं जो उसमें धीरे धीरे महारत हासिल कर रहे हैं। जैसे सर ने बहुत समय हो गया इस चीज़ में पढ़ते हुए, थीसिस लिखते हुए, अपना खुद का एक मॉडल बनाते हुए। तो अगर आप वीडियो से संतुष्ट हैं, चीज़ें समझ पाए हैं, तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप इनसे और डिटेल चाहते हैं, तो सर एक
फ्री प्रशिक्षण भी करते हैं और काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं फार्मर्स के लिए। गोल आपका डन है कि आपको सिखाना है, मतलब Correct. ज्ञान आपको अपने पास नहीं रखना, ये बात आपकी डन है। जी। तो एक बात बता दीजिए किसान साथियों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं, एक आपका फ्री शिविर होता है जहाँ पे आप Correct. बुलाते हैं, करेक्ट। जब से चालू किया आपने तब से आप कर रहे हैं, उसकी एक जी। छोटी सी जानकारी लास्ट में दे दो। देखिए, ज्ञान जो है ना ईश्वर की देन है, और मुझे लगता है कि ये हमारे लिए जो भी खेती में काम करके जो सीखा है, जो भी ज्ञान अर्जित हुआ, ये ईश्वरीय देन है। और हमारे पूर्वजों का, हमारे पिताजी का कहना है कि ज्ञान जो है ना बांटने से बढ़ता है, और इसे छुपाना नहीं चाहिए। आपको जो भी ज्ञान हासिल हुआ उसे बांटो, ताकि ये फैले और लोगों को फ़ायदा हो। तो उनकी आदर्शों को फॉलो करते हुए हम जो है ना ये खेती के ज्ञान को लोगों तक निःशुल्क रूप से पहुंचाते हैं। हमारे 2 दिन के भी शिविर लगते हैं, 7 दिन के भी लगते हैं और 3 दिन के भी लगते हैं। 7 दिन का, 2 दिन का हमारे फार्म पे ही हर महीने होता है शिविर, और 3 दिन का प्रैक्टिकली कहीं पे भी पूरे भारतवर्ष में हम घूमते हैं। जहाँ किसान यहाँ नहीं आ पाते, वहाँ उनके पास पहुँच के ये शिविर करते हैं। तो वहाँ पे आप ज्वाइन करके ये शिविर कर सकते हैं। शिविर पूरी तरह से निःशुल्क होते हैं, शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क होती है। आप अगर शिविर में नहीं आ सकते हैं तो आप फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल पर, वीडियो कॉल पे, या जैसे भी आपको कम्युनिकेशन ईजी बैठे, वैसे में हम आपकी मदद करने को तैयार हैं और जानकारी आप तक साझा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये तो हो गया ये। अगर आप शिविर में आते हैं तो भोजन आवास की व्यवस्था आप अपनी तरफ से करिए, और बाकी का जो वर्कशॉप का जो भी होता है वो पूर्णतः निःशुल्क होता है। 7 दिन का शिविर 20 से 26 होता है, 2 दिन का शिविर 27 और 28 होता है, और बाकी के ये 10 दिन को छोड़कर 1 तारीख से लेकर 19 तारीख तक पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर भ्रमण होता है। तो वहाँ पर भी अलग अलग तरीके के वर्कशॉप होते हैं। वर्कशॉप की जानकारी आप नंबर पर ले सकते हैं, 9179066275 ये नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे भी जानकारी लीजिए, और जो भी आपको वर्कशॉप से संबंधित जानकारी चाहिए वो भी आपको इस पर मिलेगी। तो दोस्तों, प्रगतिशील किसान ढूंढने, फेमस फार्मर ढूंढने की आज एक मुहिम में हम एक स्टेप पे आए हैं जहाँ पे हम इनसे मिले, और ऐसी ही और प्रेरणादायक स्टोरीज अगर आप देखते रहना चाहते हैं तो प्लांटिक्स को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हम आपके लिए कवर कर रहे हैं, घूम घूम के कवर कर रहे हैं, पूरे इंडिया भर में ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आपके अराउंड भी कोई सक्सेस स्टोरीज हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, पूरी कोशिश की जाएगी उनको कवर करके आप तक पहुँचाने के लिए। थैंक यू सो मच सर जानकारी देने के लिए, और ऐसी वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, फॉलो करना ना भूलिएगा। नमस्कार।